हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश मलिक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वन वीडियो। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं आपको एक वीडियो में कवर कराऊंगा। नॉट ओनली थ्योरी और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बट ऑल्सो मैं आपको क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के कराने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। क्योंकि पहले मैं पूरा का पूरा थियोरेटिकल सेक्शन जो है वो कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये काफी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप कोई भी आइदर जेई मेन और जेई एडवांस का पेपर देख लो तो जेई के एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आप करके जाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से आ जाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई एंड एसी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी इसी में आ जाता है, वो ईएमआई में हम काउंट कर लेते हैं। तो अगर आप इतना करके चले जाते हो ना तो भी आप जेई के एग्जाम में एटलीस्ट 40 to 45% आप कवर कर सकते हो सिर्फ इन चैप्टर से, क्योंकि ये बहुत मेजर सेक्शन है और इनका सिर्फ थियोरेटिकल एप्लीकेशन ही नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा बेसिक। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही क्विकली मैं ब्रशअप करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक हमको पता है चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज फटाफट लिखेंगे। दैट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, टू टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड और क्या लिख सकते हो कि कोई भी अगर चार्ज है तो वो क्वांटाइज्ड है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। तो वेयर ई इज 1.6 into 10⁻19 कूलम, विच इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि साइन हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का आपका पॉजिटिव होता है। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है। और क्या कह सकते हो? चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। और क्या कह सकते हैं? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और चार्जेस कंजर्व्ड का मतलब अगर आप जानते हो कि अगर ये मेरी एक बॉडी है, इस पर चार्ज है Q1, ये एक बॉडी है Q2, मैंने इन दोनों को टच किया, ठीक है, तो ये अब हमारे बॉडी 1 पे Q1 डैश चार्ज आ गया और Q2 डैश चार्ज आ गया बॉडी 2 पर। तो मैं लिख सकता हूं कि जो Q1 प्लस Q2 है इसको मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख सकता हूं, ठीक है। अब रेशो क्या रहेगा वो अलग चीज होती है, बट अभी आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब चार्जिंग ऑफ बॉडी है, उस पर से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। वैसे बता देता हूँ, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है चार्जिंग बाय रबिंग, सिर्फ बता रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। फिर होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट और एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नीचे मैं आपको जो ई बुक है उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे एक फेमस लॉ की, दैट इज कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ की बात करें तो अगर एक बॉडी है जिस पर चार्ज है Q1, दूसरी बॉडी है उस पर चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब वो रिपल्सिव है क्या अट्रैक्टिव है, वो हम डिसाइड करेंगे Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड से, तो साइन से बेसिकली। तो यहाँ पर अगर इस फोर्स को देखा जाए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी? लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, और यह हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ के जो F1 है इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू F2, राइट, और इसको लेट अस से F, ठीक। और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और ये जो F है ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
तो अगर मैं इन दो इक्वेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आ जाता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं कहेंगे, हम एप्सिलॉन कह देंगे। अभी एप्सिलॉन नॉट है जनरल केस के लिए, क्योंकि मैं जेई मेन के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जेई मेन में ज्यादा डिटेल में नहीं आता। और बता दूंगा, अगर एप्सिलॉन है दैट इज परमिटिविटी, तो उसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ओके, और एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये चीज आपको बेसिकली पता होंगी, क्योंकि आप एक बार डेफिनेटली पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके हो तो डिटेल में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पढ़ा रखा है। आप वो पूरी सीरीज प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हो गया। तो फिर कूलम्ब लॉ में क्या होता है कि ये फॉलो करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या होता है कि अगर मेरे पास एक स्पेस है, ये एक मेरी स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, और इसमें कुछ फोर्सेस है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स है वो इन सब का वेक्टर सम होगा, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस है, 4 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश। ये होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर देखो 2 पार्टिकल के लिए तो कूलम्ब लॉ आ ही गया, तो अगर मैं आपको 3 पार्टिकल दे दूं तो क्या करोगे आप कि दो सेट बना लोगे, एक सेट ये और एक सेट ये, और ये जो फोर्सेस आ जाएंगी दोनों, फिर उनका आप वेक्टर सम कर दोगे। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस एंड में होंगे, एक एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड में करवा दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है कि इट इज अ रीजन इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट, ठीक है ना। मतलब अगर आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, जिस इस एक पूरा रीजन जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपकी अप्लाई होती है। तो यह हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि इसको कैसे देते हो। तो ये होता है हमारा कि अगर ये मेरा कोई चार्ज है Q, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया P, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देनी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये हो जाता है हमारा K Q बाय R स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन होता है इसका, अगर डायरेक्शन लिखना हो तो R कैप लिख सकते हो, ठीक है, इसका रेडियल वेक्टर। तो ये जो चीज हो गई कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझाना हो तो आप लोगों को अगर डिटेल स्टडी करनी तो आप जाके देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी था, ठीक है, और यहां पर भी वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पर भी लग जाता है। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं कि अगर मेरी ये एक रिंग है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है R, और ये पॉइंट P है, x डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ठीक है, और इस पर चार्ज है प्लस Q। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखना हो तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज समझाता हूं पहले मैं आपको कि अगर मेरी ये बॉडी है, ठीक है, अगर मैं यहां पर कोई एक चार्ज रख दूं Q, तो उस चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी ये हमको निकालना होता है। तो अब आप देख सकते हो कि एक पूरी बॉडी है, अब हर बराबर डिस्टेंस पर चार्ज नहीं है, राइट। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास
फोर्स निकल के आ जाती है, इसलिए हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखना हो तो वो हमारा आ जाता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद भी रखना है आप लोगों को, 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये चीज हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। और अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो, या फिर मैं काम करता हूं ईपी लिखता हूं, ईपी मैक्स। ईपी मैक्स कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट करोगे और एक्स की वैल्यू आएगी +-r/√2। तो ईपी मैक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू +-r/√2 करके देख लेना, थोड़ा मैथ्स भी आपका हो जाएगा। तो अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और ये मेरा डिस्टेंस एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है कुछ इस तरीके से, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से, और ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है r/√2 पर। और नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस पर भी ऐसा ही ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए कैसे करते हैं कि देखो, ये मेरा एक चार्ज वायर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये मैं मान लेता हूं किसी x डिस्टेंस पर पॉइंट P है। तो इस पर अगर मुझे ये लिखना है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एट पॉइंट P, तो ये आ जाता है हमारा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x टाइम्स x² प्लस a² का रूट। प्रूफ जो है सारे के सारे जब डिटेल में पढ़ाया था वहां पर दिए गए हैं। और अगर मैं कह दूं कि ये लैम्डा अगर आपको दे रखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना है, बेसिकली मेजरली यही फॉर्मूला यूज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि आपका इन्फिनिट वायर होता है। तो इसका आ जाता है 2k लैम्डा बाय x। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। चलिए, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x से, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बेसिकली ये इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल सके। ठीक है ना, और इनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि भैया लिख देता हूं कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ये हमको क्या देगी, ये हमको देगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका, शॉर्ट में लिख रहा हूं कि begins from positive charge and ends/terminate on नेगेटिव चार्ज। पूरा का पूरा जे मेन का और जे एडवांस तक की मैं थियरी इसमें कवर कर दूंगा, क्योंकि अगर आपने एक बार अच्छे से ये वीडियो देख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही जाने हैं। ठीक है, और फिर आप आराम से सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं अब क्या कह सकते हैं कि टू लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर देख लो ये दो लाइंस है, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2, तो ये पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर फर्स्ट लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, और लाइन 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। पर हम जानते हैं किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। और क्या पढ़ा सकता हूं मैं इसमें आपको, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म लूप्स नहीं बनाती हैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और
क्योंकि लूप ना बनाने का रीजन आप समझो कि अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां से निकली और घूम के वापस इस पर आ गई, तो इस पॉइंट का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, तो ये चीज गलत है। ठीक है, और ये हाई टू लो पोटेंशियल मूव करती हैं, राइट। और द ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, the more the intensity of electric field। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाई होंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको देखना कि अगर कोई भी मेरे सिस्टम है जिसमें कोई चार्ज है, तो उसके कारण कोई ना कोई एनर्जी जरूर स्टोर होगी। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बेसिक सी चीज है। तो अब कोई भी चार्ज अगर मैं उसको कहीं से कहीं लेकर के आ रहा हूं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। बेसिक सी चीज है, अगर कोई वर्क हो रहा है तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसी के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या लिखते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव a charge from infinity to a particular point। क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन से आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, बुक का लिंक नीचे दिया रहेगा, आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कुछ पढ़ाना है क्या, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बेसिक यही चीज थी। फिर बात करते हैं, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी दो चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं से उनको लाके रखना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, वो समझाता हूं मैं आपको। कि अगर जो मुझे वर्क करना पड़ा, ठीक है, उस सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ला करके रखने के लिए, दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप उसको एक और टर्म दे सकते हो, दैट सिस्टम एनर्जी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मैं आपको समझाता हूं भी। देखो कि इसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि दो चार्ज है Q1 Q2 राइट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो इस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस केस में वो होती है हमारी Q नॉट अपॉन R, राइट। ये होती है आपकी एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की। अब इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, राइट, और मुझे उसको तोड़ना है, मतलब कैसे समझाता हूं मैं आपको कि ये मेरा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें चार्ज है Q1 Q2 Q3 से डैश डैश बहुत सारे चार्जेस हैं, और मुझे अब इस सिस्टम को आइसोलेटेड बनाना है, राइट। इसका मतलब मुझे हर एक पार्टिकल को इतने दूर रखना है कि एक दूसरे के चार्ज के कारण इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फर्क ना पड़े, राइट। तो उस केस में आप लोगों को जो वर्क करना पड़ेगा, आपसे वर्क डन पूछा जाएगा, तो आपको वो कैसे लिखना होगा, वो जो वर्क डन होगा वो आप लिखोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस केस में आप हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे। लाइक मैं समझाता हूं कैसे, कि मेरा एक चार्ज 1 है, मतलब कहीं ना कहीं से लाया हूं मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, तो इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि कोई और चार्ज नहीं था, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर कोई और चार्ज नहीं था तो वर्क डन भी नहीं है इस केस में। तो फिर मैं Q2 चार्ज लाया, किसके इन्फ्लुएंस में, Q1 चार्ज के, तो इस पर वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, वो कितना होगा कि Q1 Q2 बाय
लेट्स से इनके बीच का डिस्टेंस है R1, ठीक। फिर मैं लाया Q3, राइट, ध्यान से सुनना, Q3 लाया दो चार्जेस के इन्फ्लुएंस में, दैट इज Q1 एंड Q2। तो इस केस में क्या होगा कि मुझे वर्क करना पड़ेगा दो चार्जेस के इन्फ्लुएंस में। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं कि कितना हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, वो हो जाएगा K Q1 Q3 बाय R, लेट अस से R13, ठीक है, इसको R12 लिख लो। फिर इसको लिख दो K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये टोटल वर्क डन होगा जितना आपको करना पड़ेगा इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक साथ लाने के लिए, राइट। आई होप बेसिक चीज समझ में आई होगी, कोई ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है इसे कुछ इस तरीके से कि अगर पोटेंशियल है किसी भी चार्ज का, तो वो डिफाइन करना एक्चुअली एक एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पार्टिकल का पोटेंशियल नहीं होता, इट इज चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो इसके लिए अगर मुझे किसी एक पार्टिकल का पोटेंशियल लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है और उसको इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं, तो इन्फिनिटी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, इसलिए चेंज जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है U/Q, राइट। तो अब इसको दो आपको तरीके से दिया जाता है। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, और दूसरा होता है ये हो गया A, ये हो गया B। तो B जो होता है ये हमारा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये कैसे दिया जाता है, इसका रिलेशन मैं आपको दे देता हूं। तो हमारा जो होता है dV वो होता है E.dr। तो अगर मुझे नेट चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो आ जाता है नेगेटिव ऑफ, ध्यान से सुनना, नेगेटिव ऑफ E.dr। सारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो कि आप पढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और चलिए बात कर लेते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज। फॉर अ पॉइंट चार्ज यहां पर लिख लो पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो अगर ये पोटेंशियल है Q, R डिस्टेंस पर है, पॉइंट P है, तो VP क्या हो जाएगा KQ/R, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा R कैप। तो जिसने भी ये चीज लिखी है वो अपने आप को एक एक थप्पड़ लगा सकता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वो होता है KQ/R। ठीक है, ये चीज सही है, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है डायरेक्शन को लेकर के, और वहां पर आप गलती कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ड्यू टू चार्ज रिंग सेम कि ये एक रिंग है, चार्ज है Q, रेडियस है R, X डिस्टेंस पर पॉइंट P है। तो VP को कैसे लिखते हैं हम, VP को लिखा जाता है, इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूं कि अगर आप इसको भूल जाते हैं, बाय एनी केस आप इसको भूल जाते हैं, तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं बताता हूं आपको। आपको VP निकालना है, आपको नहीं पता कैसे निकलेगा। तो आपको क्या पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पता है। ठीक है, तो वो कितना है मेरा, वो है मेरा KQX अपॉन R² प्लस X² रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो dx VP, और इंटीग्रेट कर दोगे और लिमिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, वही दिस -R/r। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बता देता हूं कि इस पॉइंट पर ये सेंटर है, तो VC क्या हो जाएगा आपका KQ/R। ठीक है, चलिए
बाकी आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दिस पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। ठीक है, तो अगर ये मेरी डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है, राइट, डिस्क, और यहां से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है और इसका रेडियस है r, और इस पर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, राइट, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस केस में आपको Vp कितना आ जाता है आपका, वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट माइनस x। ठीक है, प्रूफ बता देता हूं कैसे करना है आप लोगों को। क्या करना है कि y डिस्टेंस पर जाकर के dy डिस्टेंस की रिंग ले लेनी है और उसके कारण आपको ये इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, चलो, तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। ठीक है ना, तो अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है वो समझना कि अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब अगर मैं कोई भी पार्टिकल को यहां रखूं तो उसके लिए क्या इनफाइनाइट नहीं, यहां पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, राइट। तो इसके लिए ये इनफाइनाइट नहीं है, एक इनफाइनाइट ना होकर के डिफाइंड एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी लेंथ विड्थ सब पता है हमें। ठीक है, बट अगर इनफाइनाइट हमें डिफाइन करना है तो इनफाइनाइट को डिफाइन कैसे करते हैं कि सेम मेरा हाथ ही है ऐसे, और मैंने क्या किया, मैंने उस चार्ज पार्टिकल को एकदम हाथ के बहुत पास रख दिया है, मतलब लगभग टच कर दिया। तो उसके लिए देखो, अगर कोई भी पार्टिकल बहुत पास है तो अगर वो ऊपर देखेगा तो उसको तो ये बहुत ऊपर दिखाई देगा, और नीचे देखा तो और बहुत नीचे भी दिखेगा। तो इसका मतलब उसके लिए इनफाइनाइट प्लेन हो गया। ठीक है, तो इनफाइनाइट को डिफाइन कैसे दिया जाता है कि x इज वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है, चलो, तो इसके लिए अब हम Vp को कैसे लिख देंगे, Vp को लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं हम, वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद भी रखना चाहिए। चलो, ये चीज हो गई। अब और क्या पढ़ा सकता हूं मैं आपको, हाँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो एक रिलेशन तो मैं आपको दे ही चुका हूं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, एक यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मैंने आपको एक रिलेशन तो बता ही दिया कि E इज इक्वल्स टू dv बाई डी आर और dv इज इक्वल्स टू E डॉट डी आर, बेसिक है, सिंपल। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रिलेशन ए। दूसरा रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ज्यादा हों। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का है, जो कि आप लोग अपने फर्स्ट ईयर में जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। मतलब आपको हो सकता है ना पोटेंशियल कुछ अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप प्लस गामा जेड के कैप, कुछ इस तरीके से दे दिया हो सकता है यहाँ पर एक्स की जगह एक्स वाई हो, वाई एक्स जेड हो, और जेड एक्स पावर अल्फा हो, कुछ इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो उस केस में आप लोग को यहाँ पर इस फॉर्मूले से जाना है, और इसको अच्छे से लिखा भी जाता है कुछ इस तरीके से कि इट इज ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, तो इस चीज को याद भी रखना आप कि क्या होता है कि किस तरीके से आप इसको अप्रोच करते हैं। वो ये है कि आपको वी पता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक dr वेक्टर एज्यूम करना है, राइट, और वो हो जाएगा हमारा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये तो चलो मैंने आपको ग्रेडियंट ऑफ वी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बता दिया। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है
और फिर मुझे पोटेंशियल निकालना है, उस केस में आप dr को ऐसे अज्यूम करो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कुछ ना कुछ रहेगा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन कराऊंगा इस पर बेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी वाली वीडियो देखी होगी, जो कि लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वर्क पावर एनर्जी इन वन शॉट, तो उसमें बताया मैंने कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो पता कैसे लगाएं कि वो कंजर्वेटिव है, तो उसका शॉर्टकट मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, क्योंकि जेईई 2019 में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था उसी पर बेस्ड। ठीक है, अगर आप पेपर देखोगे तो इंटीजर टाइप का, मेरे पेपर में तो पहला ही क्वेश्चन था, वो बहुत इजी था क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट करना ऐसे इजी होता है। तो वो आप देखना, उस क्वेश्चन को ट्राई करना, पहले वर्क पावर एनर्जी वाली वीडियो देखना और फिर इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। चलिए, फिर अगर सॉल्यूशन ना हो तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व अभी तक नहीं किया, मैं कर दूंगा 1-2 दिन में, वो वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं इंटीजर सेक्शन भी सॉल्यूशन करूंगा उसका। चलिए, इस चीज को तो हटाओ, अभी बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, मैं बहुत क्विकली पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं सारी थ्योरी कवर करा करके क्वेश्चंस कराना चाहता हूं, ताकि आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो जाए। ठीक है ना, वैसे भी बहुत से बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि 12th में जैसे ही आते हैं तो पहला ही चैप्टर होता है तो जोश बहुत हाई रहता है, तो ये चैप्टर बच्चे इजीली कर भी लेते हैं। चलिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही समझ गए होंगे पहले तो, कि भाई पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स on the same surface is 0। मतलब कि अगर ये जो मेरी लैपटॉप स्क्रीन है, इसको देखो, ये एक इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस में मान लो तो इस सरफेस पर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होगा, डिफरेंस, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं यहां पर। ठीक, और क्या बता सकता हूं मैं आपको कि इसमें कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन इज 0 ऑन द सेम प्लेन अगर मूव कराएं, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और क्या, हाँ, कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, रीजन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। अब डाइपोल क्या है, एक कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेज है जिसमें हम 2 चार्ज लेते हैं, राइट, और उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, बट जो इनके साइन है वो अपोजिट होते हैं। मतलब कि एक चार्ज है -q और एक चार्ज है +q। ठीक है, तो और इनका बीच का डिस्टेंस 2d एज्यूम करते हैं। 2d इसलिए क्योंकि फिर अगर सिमेट्री देखनी हो तो dd बराबर करके हम इसलिए सिमेट्री पढ़ते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर एक टर्म आता है p, दैट इज डाइपोल मोमेंट, और इसको लिखा जाता है q इंटू 2d, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब कुछ इस तरीके से हम p वेक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है, मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें आ जाएगा। तो जो बेसिकली अगर आप फॉर्मूला देखना चाहो जो आपको यूज करना चाहिए, अगर जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट दिया हो तो वो होता है, अगर मैं बता देता हूं आपको कि ये भाई
मेरे पास दो चार्जेस हैं कुछ इस तरीके से, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सेस है, दैट इज वाई एक्स जेड, और मेरे पास दो चार्जेस हैं यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू वाई एक्सिस पर है, ठीक है। ये ऐसा यहाँ से मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ पर पॉइंट पी है एक्स वाई जेड। तो इस केस में तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं 2a मान लूँ, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो उस केस में vp को कैसे लिखेंगे आप वो देखिएगा। तो ये हो जाता है हमारा k q और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस जेड स्क्वायर का रूट, राइट। इस तरीके से आपका वीपी दिया जाता है, बट आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। हम जनरलाइज स्टडी करेंगे, जनरलाइज नहीं, स्पेशल केसेस ही पूछे जाते हैं। और हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप लिख सकते हो डेल वी बाई डेल आर, ठीक है। तो आर को फिर आप एक्स वाई और जेड स्पेसिफिक डायरेक्शंस के लिए कर सकते हो, पर हमें क्या ये पढ़ना है, नहीं हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें बेसिकली 3 पॉइंट पढ़ना है, मतलब एक तो ऑन इक्वेटर, ऑन एक्सिस एंड अ जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट का मैं आपको फॉर्मूला जो है वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको डाल के दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी मैं लिखाऊंगा आपको एट एक्सिस। तो चलिए, एक्सिस का मतलब क्या होता है कि मेरा दो चार्जेस ये हैं, बेसिकली एक डाइपोल है। तो किसी भी पॉइंट पर जो कि इस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, राइट, तो इसके लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है जो कि लड़े से यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, हम क्या मानते हैं कि ये शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही है। यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है, राइट। तो इस केस में हमको अगर लिखना हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो ऑन एक्सिस, तो वो हो जाता है 2k p बाय आर क्यूब, ठीक है। यहीं पर पढ़ा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई मेरा शॉर्ट डाइपोल है। एक सेकंड, ये मेरा शॉर्ट डाइपोल है, राइट। और इसका मिड पॉइंट पर कोई भी पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर ई ऑन इक्वेटर, इस केस में ये हो जाता है हमारा के पी बाई आर क्यू, राइट। यही जनरलाइज्ड आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए। फिर एक रैंडम पॉइंट आ जाता है कि अगर ये शॉर्ट डाइपोल है, राइट, ना तो वो हमारा एक्सिस पर है ना इक्वेटर पर है, मतलब यहाँ कहीं है, तो उस पॉइंट पर हम कैसे करेंगे वो आपके लिए होमवर्क है, जो कि आपको मैं बुक का लिंक दे दूंगा, आपको वहां से पढ़ के याद रखना है। चलिए बात करते हैं कि भाई पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एट इक्वेटर, तो पोटेंशियल एट इक्वेटर जो हो जाता है हमारा वो आता है 0, ठीक। और पोटेंशियल एट एक्सिस जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे आता है बाद की बात है, जब पूरा डिटेल में मैं कभी और एक पूरा सेपरेट दोबारा से पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको डिटेल स्टडी इसकी तब करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका पोटेंशियल। आई होप डाइपोल के लिए इतना काफ़ी था। हाँ चलिए, डाइपोल के लिए एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, टॉर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं P क्रॉस E, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके से ये एक डाइपोल रख दिया है -q + q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में टॉर्क जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी,
इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यही मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस पर मैंने ये प्लस क्यू और माइनस क्यू करके दो चार्जेस रख दिए हैं। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाता है हमारा U, वो हो जाता है हमारा P डॉट E, और यहाँ पर एक माइनस और यूज कर लेते हैं क्योंकि हम इंटरनल फोर्सेस की वजह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ये पोटेंशियल एनर्जी और इसका कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा। अब इक्विलिब्रियम जो होता है वो आप समझ सकते हो कि भाई इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाएंगे, कि स्टेबल है अनस्टेबल है, वो मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहां से आप लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से इम्प्लाई कर सकते हो। चलो तो ये तो हो गए भैया आपकी एक सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। अब आता है हमारा गाउस लॉ। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा गाउसेस लॉ, और इतना इंपॉर्टेंट लॉ है ये क्योंकि इसकी वजह से कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गए थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद गाउस लॉ। सो चलो यार मैं आपको बताता हूँ ये गॉस लॉ क्या है, बट गॉस लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो है फ्लक्स। दैट अभी हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a particular एरिया, ठीक है। तो कोई भी अगर मेरा एरिया है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब उसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके लिए हम फ्लक्स को बेसिकली यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, रिप्रेजेंट करते हैं इसको फाई से। और अगर मेरा ये एक सरफेस है, ठीक है, जो ये कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा है इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आपको पता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये मैंने एक यूनिफॉर्म सरफेस लिया, और ये लेटस से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में जो फ्लक्स होता है डी फाई वो हो जाता है हमारा ई डी एस कॉस थीटा, और इसको अगर आप लिखना चाहो डी फाई तो वो हो जाता है ई डॉट डी एस, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लक्स को जो है पढ़ाया जाता है। क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको कि क्यूब के वेरियस पॉइंट से फ्लक्स की कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको मैं सॉल्व करने की ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप खुद सोच सकते हो। बहुत इजी है, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट का फंडा लगाऊंगा, राइट। चलो आगे बात करते हैं कि भाई अगर ये फ्लक्स आ गया तो अब गॉस लॉ हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो गॉस लॉ को देखो, तो ये क्या कहता है कि मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, मैथमेटिकल एप्लीकेशन लिखाता हूं इसकी। वो ये है कि जो फ्लक्स है वो हमारा होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सम एरिया, जिस रीजन जिस पे भी हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमें पता ही होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, राइट। तो इस तरीके से ये गॉस लॉ का यूज आ जाता है। यहां से मतलब आपको चार्ज दिया जा सकता है, उससे आप कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे करके आपसे चार्ज पूछ सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बेसिकली कर सकते हो, राइट। ये है हमारा गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए मैं एग्जांपल से ही दे देता हूं आपको कि ये मेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पर जाकर के पॉइंट पी है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालना है। सबको पता है इसका वैल्यू क्या आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट कैसे। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख लो कि हम क्या करेंगे, सब सारे पॉइंट आर डिस्टेंस पर हैं, तो इसका मतलब कि मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान सकता हूं। अब स्फेरिकल क्यों माना, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, राइट। तो हमें सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेना होता है कोई भी चार्ज से, और ये मेरा हो गया गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस में ये क्या है, स्फीयर। तो अगर स्फीयर का देखा जाए तो स्फीयर के सेंटर पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ये भी नहीं पता हमको, छोड़ो ये भी नहीं पता, एप्लीकेशन देखो। तो हमें चार्ज एनक्लोज पता है, इसमें कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि आर जो इसका आर है वो कांस्टेंट है,
और इंटीग्रल ऑफ ds टोटल एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया, तो हो जाता है E इंटू 4πr²। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये इसकी बेसिक एप्लीकेशन थी। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाऊंगा उन केसेस की जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। या इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कंडक्टर्स की थ्योरी पढ़ा देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कंडक्टर की। राइट, तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके चार्जेस का फ्लो आपका जिसमें हो सकता है। राइट, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो ताकि करंट वगैरह आ जाए। तो ये बेसिक थ्योरी है, बेसिक डेफिनेशन है कंडक्टर की। हमें बात करना है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। राइट, तो प्रॉपर्टी पहले क्या है कि अगर एक्सेस चार्ज on the conductor resides on its surface, मतलब अंदर चार्ज नहीं होता। एक्सेस चार्ज मतलब कैसे, क्या कोई भी कंडक्टर है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर, ये मेरा एक कंडक्टर है, अलग कुछ भी शेप है इसकी, रैंडम शेप, तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड है। बैलेंस इन द सेंस के इसके अंदर के चार्जेस मूव कर रहे हैं। बट अगर आप देखो, मैं आपको समझाता हूं, कैसे समझाऊं। कोई भी चार्ज दिखाता हूं, एक सेकंड। या ये आपको सिजर दिख रही है, ठीक है, तो इसकी ये जो प्लेट्स हैं ये कंडक्टर है। बट क्या मैं इसको टच कर रहा हूं, डेफिनेटली इसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बट अगर मैं इसको टच कर रहा हूं तो मुझे करंट नहीं लग रहा है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस कुछ इस तरीके से मूव करते हैं कि उसका नेट करंट 0 हो जाता है। वो कैसे होता है कि मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है ऐसे 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 रैंडम पाथ पे मूव करते रहेंगे, ये घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हैं कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसका करंट, उसके नेट चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, उसके चार्जेस का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो अगर ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें चार्जेस है बट वो बैलेंस्ड है। तो अगर मैं इसको कुछ एक्सेस चार्ज दूं बाहर से, मैं एक थैला भर के बहुत सारा चार्ज क्यू चार्ज लेकर के आया और वो मैंने इस कंडक्टर के ऊपर फेंक दिया, तो क्या होगा कि वो चार्ज कहां जाएगा? वो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस ऑफ दिस कैविटी। मतलब कि अगर ये चार्ज है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू दिस। राइट, तो यहां पर ज्यादा चार्ज रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ऐसे आपका सिग्मा रहता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0, व्हाई? बिकॉज जितना भी चार्ज है वो तो सारा सरफेस के बाहर चला गया, तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो अगर मैं अंदर कोई भी एक लूप बनाऊंगा तो यहां पर नेट चार्ज इनसाइड इज 0, तो गॉस लॉ की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब टेक्निकली ऐसा कहना गलत है कि नेट चार्ज अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, बट एज अ लेमैन आप इस चीज को अभी समझ लो। जब मैं एडवांस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की सीरीज बनाऊंगा, जो कि मैं बनाने वाला हूं, तब मैं आपको ये चीज डिटेल में समझाऊंगा कि टेक्निकली होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ध्यान में रख लो कि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोज टू द कंडक्टर, एट एनी पॉइंट क्लोज टू कंडक्टर, मतलब कि ये सेम कंडक्टर है, ठीक है, इस पर चार्ज है कुछ,
क्यू कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो कोई भी अगर ये पॉइंट है जो कि बहुत पास है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर है, तो इस ये पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई चार्ज नहीं है इनसाइड दिस कंडक्टर, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब आएगी लेट अस से कुछ इस तरीके से आई। अब ये कैसे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है नहीं आ रही है, वो आप इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। अभी मान लो कि कुछ इस तरीके से आई, तो वो अंदर से ना जाकर के फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी, अंदर ही नहीं जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी, राइट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। ये एक और प्रॉपर्टी थी इसकी। चलिए, ये था जो मुझे आपको पढ़ाना था। और एक और चीज कि अगर कैविटी आ जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा है और इसके अंदर एक कैविटी है, तो अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस पर दिया है, राइट, प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो माइनस क्यू चार्ज की यहां पर माइनस क्यू चार्ज सेम मतलब मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज कैविटी के इनसाइड अपने आप इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, ताकि क्यू इन नेट वो जीरो हो जाए, ठीक, यहां पर, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, एक टर्म आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो वो आप लोग वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, उस वीडियो में जाकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी चलो बता देता हूं कि जो इसकी लाइन है वो पढ़ देता हूं कि सपोज वी हैव अ वेरी sensitive electronic instrument that we want to protect from external electric fields that might cause wrong measurements। मतलब कि कोई भी मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर मैं उसे किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में रखूंगा, तो उससे क्या होगा कि वो रीडिंग्स में आपको गलती दे देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा है लेटर से, तो उसमें उस जो कुछ और चार्ज पड़ा है किसी उस सिस्टम में, उसके कारण उसका क्या होगा कि रीडिंग्स गलत आने लगेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम लेट्स से ये बॉक्स है, ये बॉक्स है जो हमारा डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कि उस बॉक्स को इस कुछ कैविटी के अंदर रख देते हैं, ताकि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्फ्लुएंस ना कर पाए। चलिए, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट। फिर अब बात करते हैं कि एक मेरा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने, कि मेरा एक स्फीयर है, तो एक पॉइंट होता है इनसाइड लेट्स से पॉइंट 1, एक होता है सरफेस पर पॉइंट 2, राइट, और एक पॉइंट होता है पॉइंट 3। लेट्स से ये x है, ये x2 ले लो, ये x1 है, और ये r है रेडियस। तो E इनसाइड जो है, अब कंडक्टर है, सॉलिड स्फीयर है तो कंडक्टर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो मैं लिख देता हूं कंडक्टिंग, स्पेसिफाई कर देता हूं, ठीक है। तो E इन 0 हो जाता है, तो E सरफेस जो है वो हो जाता है आपका KQ/R², और E आउट जो है वो भी KQ/R² हो जाता है। प्रूफ जो है इसका आप लोग गॉस लॉ से कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके पोटेंशियल की बात कर ले, तो वहीं पिछले पेज पर ले जाता हूँ और यहाँ पर बात कर लेते हैं V in। तो आपका जो V in है, अब वो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर 0 है, तो ये कभी भी इंप्लाई नहीं करता है कि पोटेंशियल भी 0 होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वो होता है KQ/R, V सरफेस वो भी KQ/R, और V आउटसाइड जो है वो बेसिकली ये R ले लो इसको भी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा KQ/R, ठीक है। तो एक सेकंड, सॉरी, ये थोड़ी गलती होगी, ये नहीं होता है। V आउट जो होता है वो होता है हमारा KQ/R टाइम्स 3/2 माइनस R² by 2R²,
इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो अगर अब यहां पर हमें किसी भी उस पर निकालना है सेंटर पर, राइट, तो वो आप कैसे लिख सकते हो, 3/2 VS, तो ये हो जाएगा 3/2, राइट। चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो, चलो, तो अभी तक हमने क्या बात करी, हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड के, पोटेंशियल की भी बात कर लेता हूं। तो वही वी इन जो है, वी आउट और वी एस, तो देखो वी आउट तो हमें पता है KQ/R हो जाएगा, और ये हो जाएगा KQ/R वी सरफेस। बट अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की ये है कि ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, बट पोटेंशियल फिर भी एग्जिस्ट करता है, और वो वी KQ/R के इक्वल है, जो कि सरफेस के इक्वल है। अब ऐसा क्यों है वो देखना, जब कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, इसलिए इनसाइड और सरफेस पर सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, थोड़ा डायग्राम रैंडम बन गया, स्फीयर मान लो, तो मतलब चार्ज इसका अंदर स्टोर होगा, ना कि इसके सरफेस पर जाएगा, ठीक है। चार्ज क्यू है और ये आपका आर है। तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो आपका दिया जाता है KQ/R, बेसिकली KQ/R/R3, मतलब R इनसाइड किसी डिस्टेंस पर, और सरफेस पर स्टिल KQ/R², और आउटसाइड E आउटसाइड वो हो जाता है KQ/R², राइट। अब ऐसा क्यों है, बेसिकली आप समझो यार, अगर आप किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर बात करोगे तो इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई सबसे पहले पोटेंशियल आउटसाइड, तो आप लिख सकते हैं उसको KQ/R, V सरफेस, KQ/R। अब V इन जो है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आता है, बेसिकली आप समझ सकते हो कि भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये होता है हमारा KQ/R या फिर इसको लिखो KQ/R3, और ये हो जाएगा 3/2 R² माइनस R²/2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम V इन डिफाइन करते हैं, और यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है VC, दैट इज सेंटर पर पोटेंशियल, वो आ जाता है हमारा 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, दैट इज 3/2 KQ/R²। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट हो गए, और अब आपको कुछ, मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको बताना है कि किसी एक, ये मेरा डाइपोल है P वेक्टर, तो डाइपोल के किसी भी रैंडम पॉइंट पर, दैट इज थीटा एंगल पर, अगर मेरा ये पॉइंट P है, तो इस केस में या इसको पॉइंट Q मान लो, तो इस केस में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q लिखना है तो वो लिखा जाता है KP/R3, अगर ये R डिस्टेंस पर है, और यहां पर आता है 1+3 cos² थीटा का रूट, ठीक है। और अगर मुझे इस केस में एंगल लिखना है कि कितने एंगल पर होगा, कैसे मैं समझाता हूं कि देखो, इसकी वजह से कुछ जो इस तरीके से तो कुछ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एट दिस
इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एक्सिस और इसका इक्वेटर। तो इस केस में हम यहाँ पर अगर नेट एंगल लिखे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा एट एन एंगल फाई। तो इस केस में अगर हमें फाई लिखना है तो वो होता है टेन फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई टू। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, तो भैया यहाँ पर हमारा मेजर कॉन्सेप्ट जितने हैं सब क्लियर हो गए। ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। सो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लें, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें और फिर अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जो है, मैंने सारी की सारी जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट करा दी है। ए टू जेड अगर आपके क्वेश्चंस आपके आते थे, आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत आती थी और मतलब आप स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ही कम कि आप क्वेश्चंस को उतने अच्छे से नहीं टैकल कर पा रहे थे, तो अब तक अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। और अभी थोड़ा सा सेक्शन मैंने छोड़ दिया है जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब जो भी मैंने अभी तक थ्योरी पढ़ाई उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। और बिल्कुल भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास दो शेल्स हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं दो शेल्स को ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन नहीं करता हूँ, कोसेंट्रिक शेल्स लेता हूँ, उस केस में आप लोग पोटेंशियल्स किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो लेट अस से कि ये मेरी शेल 1 है, दिस शेल 1, एंड ये मेरी एक और शेल है, शेल 2। ठीक है, तो ये शेल 1 और शेल 2 है, और इस पर चार्जेस जो हैं वो है -2q और +3q रिस्पेक्टिवली, एंड इनके जो रेडियस हैं वो है r और 2r, और चार्ज इस पर q है एक्चुअली। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा दो शेल की बजाय 3 शेल्स ले लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सही हो जाए। ये एक और शेल है, फ्री एंड ड्राइंग की यही प्रॉब्लम होती है, बस डायग्राम थोड़े से क्लियरली नहीं बन पाते, पर कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड शेल, और इस पर चार्ज है 3q, और ये जो चार्ज है ये है -2q। इसको हटा देते हैं, एक सेकंड इरेज ही कर देता हूँ। -2q, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट लेता हूँ मैं जो शेल 2 और शेल 3 के बीच में, ये पॉइंट P है, और ये एट अ डिस्टेंस है स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर C। तो इस केस में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये कैसे आप निकालोगे, तो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। तो अब देखो, अब ये कंडक्टिंग शेल से तीनों के तीनों, तो इनके जो चार्जेस है वो आउटर सरफेस पर चले जाएंगे। ठीक है, और ये पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और कोई भी शेल हमने ज्वाइन नहीं करी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी चार्ज चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस केस में हम डायरेक्टली पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज ऑन शेल 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन शेल 2 प्लस पोटेंशियल ऑन चार्ज ड्यू टू शेल 3। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑन चार्ज शेल 1, तो पोटेंशियल जो है चार्ज जो है Q बेसिकली शेल 1 पे जो है, उसकी वजह से कितना आ जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज प्रेजेंट ऑन द शेल 1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर, दैट इज CP, तो हो जाएगा R। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज थी, क्योंकि एक शेल है उसके आउटर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना, वो KQ/R होता है, हमें पता भी है। फिर बात करते हैं शेल 2 की वजह से। तो देखो, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले K को 4 से -2Q। अब बात करते हैं इसके डिस्टेंस से, तो ये भी पॉइंट आउटसाइड ही है शेल 2 के, और वो डिस्टेंस कितना है, सेंटर से R है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय R। फिर बात करते हैं थर्ड शेल की वजह से, तो K मल्टीप्लाइड बाय इट्स चार्ज, दैट इज 3Q। और अब इस केस में आपको अगर डिस्टेंस लिखने को बोला जाए तो वो क्या लिखोगे आप, वो लिखेंगे हम कि ये शेल है और ये जो पॉइंट है शेल के अंदर है, तो अंदर जो होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा 3R, राइट। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा KQ। तो बाहर निकाल लो,
यहाँ बचेगा 1/r माइनस 1/r। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। चलो एक और कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखना। इस केस में मैं शेल्स को ज्वाइन करने वाला हूं, ठीक है। तो वही मेरे पास 3 शेल्स हैं, शेल 1, शेल 2 और शेल 3, ठीक है। और सेंटर सेम है सबका, R 2R 3R, ठीक है। और इनके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो इनर शेल है, इनर मोस्ट शेल है, उस पर चार्ज है Q, और जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर चार्ज है 2Q, और जो मिडिल शेल है उसको मैंने अर्थ कर दिया है। तो अर्थ करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नोट लिख करके अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। नोट, और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन एवर एनी कंडक्टर, not only spherical, any conductor is earth, its potential on the surface becomes 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर कहीं भी अर्थ हो जाए तो ये हो जाएगा, और इस चीज को आप लोग नोट करते चलें। इस वीडियो के एक्चुअली मैं नोट्स आपको देने वाला था, बट वो गलती से फाइल डिलीट हो गई मुझसे, तो मैं आपको नोट्स नहीं दे पाऊंगा। तो आप लोग जो है नोट्स इसके बना लें। चलिए फिर बात करते हैं एक और नोट, ये नोट 1, नोट 2। तो नोट 2 क्या कहता है कि भाई whenever two shells, two conductors are connected through a non-conducting thread, जो कंडक्टर होगा तो फिर उस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। बात आ रही है नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट या थ्रेड, कुछ भी लिख दो, देन द पोटेंशियल्स ऑफ बोथ द कंडक्टर्स इक्वल्स, राइट। या फिर बिकम इक्वल लिख सकते हो आप, इंग्लिश की चीज है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। चलिए ये चीज समझ में आ गई। 2 नोट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, जब हमने इसको कनेक्ट किया तो कुछ इनिशियली इसका पोटेंशियल था जो कि शेल 1 और 3 की वजह से होगा, क्योंकि उन पर चार्जेस हैं। तो जैसे अर्थ करेंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई चार्ज अर्थ से फ्लो हो गया, या इसने चार्ज अर्थ को दे दिया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम चार्ज अज्यूम कर लेते हैं वो Q डैश है, ठीक है। तो अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर जो किसी भी कैविटी होती है तो उनके इनर सरफेस पर अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाता है। अगर कोई चार्ज आप अंदर रख दो तो कैविटी के हिसाब से यहाँ पर चार्ज क्यू आ गया इस सरफेस पर, तो इनर सरफेस पर यहाँ पर आ जाएगा -Q, ठीक है। अगर यहाँ -Q आ जाता है तो अब मैं और क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर -Q और आ जाएगा, राइट। और उसी चार्ज को आप लोग यहाँ पर, सॉरी, ये -Q डैश आएगा, और फिर उस चार्ज को यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल चार्ज बैलेंस करने के लिए। हाँ के ना? मैं कहूँगा बिल्कुल सही है भाई, गलत तो कह नहीं रहे हो आप। तो फिर अब इस केस में आपको पोटेंशियल ऑन शेल भी 0 करना है, तो वो तो सिंपली आप क्या लिख दोगे, K को तो बाहर रख लो और यहाँ आ जाएगा Q/2R, ठीक है ना। और -Q/2R प्लस Q डैश बाय 2R, ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चार्ज ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, या फिर उसको हटा के क्यू डैश मान लो, चलो। फिर और क्या लिखोगे यहाँ पर, फिर आप लिखोगे प्लस 2q प्लस क्यू डैश बाय 3r। और क्या लिखोगे, और लिखोगे माइनस क्यू डैश बाय 3r, हाँ के ना। और इसको कर दोगे 0, तो यहाँ से आपके पास क्यू डैश निकल के आ जाएगा -4/3q। तो अगर आपके पास क्यू डैश निकल के आ गया, अब आप किसी भी शेल पर चार्ज बता सकते हो, हाँ के ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, अब ये कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का, जो मैंने आपको बताया था ना कि क्यूब के किसी भी पॉइंट पर अगर चार्जेस रखने हो तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि चलो मेरे पास एक क्यूब है, तो क्यूब को कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा क्यूब है, ठीक है, और कंडक्टर है बेसिकली, ये सरफेस मान लो आप। और मैं इसके जो सेंटर है, क्यूब का सेंटर, मतलब आप जिस भी रूम में बैठे हो उसके सेंटर पर एक चार्ज अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज क्यूब, ठीक है। इस क्यूब जो है इसकी साइड है a लेंथ की, और इसके सेंटर पर मैंने चार्ज रख दिया q। तो आप क्या बता सकते हो, किसी भी सरफेस से जो इसका फ्लक्स है, इस क्यूब के अंदर इसका जो फ्लक्स है वो कैसे लिख सकते हो आप, फाई दैट इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ क्या ना, बिल्कुल बहुत आसान सी चीज। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस चार्ज को अलग अलग पोजीशंस पर रख सकता हूं, कैसे कि ये पोजीशन देखो, इस केस में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस क्यूब को, ये वाला जो मेरा सरफेस है, ये ध्यान से देखना जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस सरफेस को अलग से दिखाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है। इस सरफेस पर मैं इस चार्ज को रख रहा हूं, और क्या कर रहा हूं कि मैं इस चार्ज को अगर ऐसे रख रहा हूं तो इस सरफेस से आधा कट कर रहा हूं, तो मतलब आधा चार्ज अंदर है और आधा चार्ज बाहर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैं एक सरफेस पर चार्ज रख दूं जो कि आधा कट कर रहा है, तो उस केस में आप फ्लक्स को कैसे लिखोगे, तब फ्लक्स कितना आएगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, अब हम आप थोड़ा सा इसमें बेसिक ध्यान लगाओ कि अगर आपने थोड़ी सी भी सॉलिड स्टेट पढ़ी है, तो अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। और ये किस तरीके से है कि ये जो चार्ज है, लेट अस से ये चार्ज है जो आधा कटा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ रखा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग, कुछ इस तरीके से इसके सेंटर पर बिल्कुल सिमेट्रिक। तो अगर आपको इस सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो आप क्या करते थे कि एक और क्यूब ऐड कर देते थे और उसको सिमेट्रिकली प्लेस कर देते थे, जिस वजह से दोनों साइड पर चार्ज आ जाता था, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप कि आप एक और क्यूब को इसी के साथ में अटैच कर सकते हो, और उसकी वजह से टोटल क्यू आ जाएगा। तो 5 विद 2 क्यूब्स, वो कितना हो जाएगा आपका, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, राइट। पर अगर आपने अब हाफ कर दिया तो फ्लक्स भी एक क्यूब की वजह से हाफ आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब कितना हो जाएगा, 5 विद 1 क्यूब, वो कितना हो जाएगा, क्यू 5 विद 2 क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट के कॉन्सेप्ट्स आप लगा सकते हो कि अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं किसी भी कॉर्नर पर, तब क्या करोगे, तो आप जो है 4 चार्जेस आप लोग बेस पर लगाओगे, तो आपका हाफ चार्ज कवर होगा, और 4 चार्जेस आप लोग ऊपर लगाओगे, तो टोटल 8 आपके पार्ट्स हो जाएंगे। तो एक की वजह से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो केस उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब आप लोग कर पाने चाहिए। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वजह से। तो आपको अगर रिजल्ट याद है तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से कि एक्स नहीं, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। और मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है ओरिजिन एंड बी पॉइंट है मेरा 1 1 1, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जो है वी ए बी फाइंड करें। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा एक
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है। तो अब इस केस में जो आपका डी आर वेक्टर होगा वो भी फंक्शन होना चाहिए एक्स और वाई का, और उसको हम अज्यूम करते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक। तो ई डॉट डी आर ये कैसे लिखोगे आप, और इसका इंटीग्रल आपका पोटेंशियल बेसिकली नेगेटिव ऑफ दिस हो जाएगा, और फ्रॉम पॉइंट हो जाएगा आपका ए टू बी। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हो बी टू ए और ई डॉट डी आर, ठीक है। और आप ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो हो जाएगा आपका वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और आपकी लिमिट्स हो जाएगी 0 0 0 टू 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट से एंड बी आ जाएगा 2 वोल्ट्स। इसको आप चेंज भी कर सकते हो और अपना दिमाग लगाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी फंक्शन में अज्यूम कर लो। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ एक्स वाई जे कैप प्लस अल्फा एक्स वाई जेड के कैप, इसको सॉल्व करो। तो ये तो बेसिक मैथ्स है, बाकी इसको ज़्यादा ध्यान में मत लो। बेसिक एप्लीकेशन समझ पाए हो तो बस बहुत है उतना। एडवांस में भी इतने ही लेवल पर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को ये बेसिक आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा एसएचएम का यूज होगा। एसएचएम या ऑसिलेशन कह सकते हो आप, एसएचएम है कि नहीं आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है कि मेरी एक ये वॉल है और इससे मैंने एक स्प्रिंग जो है कनेक्ट कर दी है इस बॉक्स के साथ, और ये जो बॉक्स है इसका मास है m और इस पर चार्ज है q और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और मैं इस रीजन में हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन कर देता हूँ। तो क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है इस पर चार्ज है तो डेफिनेटली ये पुल होगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगेगी। और अगर ये मेरी स्प्रिंग है तो ये ब्लॉक कुछ इस तरफ जाएगा। तो अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो जब एक मैक्सिमम पोजीशन आएगी, ठीक है ना, तो एक मीन पोजीशन होगी पहले तो, ठीक है। मीन पोजीशन क्या होती है, जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाती है। अब जितना डिस्टेंस यहां से यहां, ये इसकी एक लेफ्ट मोस्ट सेक्शन पोजीशन में बोल देता हूँ रेस्ट पर है, और ये जो है इसकी आपकी इनिशियल पोजीशन थी। फिर यहाँ से ये मूव होगा कुछ मीन पोजीशन पर, फिर जितना डिस्टेंस इन दो के बीच में था, ठीक है ना, उतना ही डिस्टेंस और कवर करेगा और ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। बेसिक एसएचएम का कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। ज़्यादा एसएचएम में नहीं घुसना चाह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। उतना ही डिस्टेंस ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में कवर करेगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाती है वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना। जब मैं एसएनजे पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से और समझाऊंगा। चलो, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एक्स मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से, और फिर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आपको कैलकुलेट करना है। और फिर क्वेश्चन है कि एसएचएम में है या नहीं है। तो है या नहीं आपको कैलकुलेट करना है। अगर है तो फिर आप टाइम पीरियड निकाल लो, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज कर सकते हैं हम इसको एसएचएम में तो पढ़ते ही हैं, रोलिंग मोशन में भी डाल सकते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं यहाँ पर। तो अभी एसएचएम पे देखते हैं। तो चलो, अब अगर हमने सबसे पहले बात करनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन की, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैंने आपको बताया कि नेट फोर्स 0 हो जाती है, मतलब फोर्सेस बैलेंस है। तो अगर इसका एफबीडी बनाऊं, तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक, तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा कि इस पर एक राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है ना। वो कितनी होगी, कैपिटल Q इंटू ई, ठीक कि नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल। फिर इस पर एक लेफ्ट डायरेक्शन में स्प्रिंग इसको अपनी तरफ वापस पुल करेगा। अब स्प्रिंग हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है, तो वो फोर्स होगी इसकी स्प्रिंग एफ एस पी से डिनोट करता हूँ मैं, ठीक है ना। और ये बॉडी हो गई, एक इसका एम जी नीचे लगेगा और एक नॉर्मल डायरेक्शन तो ऊपर लग ही रहा है। तो ये फोर्सेज हो गई इसकी कुछ। तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करनी है।
तो अगर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करनी है तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स बैलेंस होगी, तो मैं कह सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू एफ एस पी, दैट इज इक्वल्स टू के इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने x माना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से मेरा x आ जाएगा QE बाई के, ठीक है। तो ये मेरा यह आ गया आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट x इज इक्वल्स टू QE बाई के। फिर बात करनी है मुझे x मैक्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि x मैक्स कितना होता है, ट्वाइस ऑफ x इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो वो मुझे कितना आ जाएगा 2QE बाई के, ठीक है, बेसिक सी चीज। फिर हमें बात करनी है कि ये SHM में है या नहीं। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे SHM के लिए पता करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें इस पर फोर्स लिखनी होती है F एट एनी पॉइंट। तो फोर्स क्या है इस पर, QE माइनस एफ एस पी, दैट इज QE माइनस के इंटू एक्स। तो यहां पर आपको पता चल रहा है फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, x माइनस ऑफ x के। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर बेसिकली f हो जाएगा m इंटू ए हो जाएगा आपका QE बाई m, और इस तरीके से आप लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करूंगा आखिरी क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मुझे सबसे आसान लगते हैं क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। क्या है कि ये मेरा एक स्फीयर है, थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको। ये मेरा एक स्फीयर है, ठीक है ना, और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज इस पर होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो लेट अस से कि जो इसके अंदर का चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके कुछ चार्ज डेंसिटी है उसकी, वो है रो नॉट 1 प्लस अल्फा स्मॉल r बाई कैपिटल R। ऐसे मेरा फंक्शन दिमाग में आया, मैंने सोचा ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। r का फंक्शन है कुछ इस तरीके से। तब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड द स्फीयर। तो ये क्वेश्चन है, मुझे सबसे आसान लगते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत इजी होता है। तो चलो देखो क्या करना है, सिंपल r डिस्टेंस पर गए, इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है ना, जिसकी विड्थ हमारी क्या है, dr है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि ये अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिए, क्या लें कि सिमेट्रिक हो, तो हम हॉलो स्फीयर अज्यूम कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर स्मॉल, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इस पर मान लेते हैं चार्ज है dq। तो dq को कैसे लिख सकते हो आप, dq को लिखा जाएगा रो नॉट, सबसे पहले रो इंटू इट्स वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो है रो नॉट 1 प्लस r इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय r, और वॉल्यूम है इसकी 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स थिकनेस। तो यहां से मेरे पास ये आ जाता है रो नॉट 4 पाई रो नॉट r स्क्वायर प्लस r क्यूब अल्फा बाय कैपिटल R इंटू डी आर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्मॉल चार्ज dq। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना हो तो dE कितना हो जाएगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सिंपली लिख सकते हैं हम k dq बाय r स्क्वायर। अरे हाँ के ना, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ से k लिखेंगे, dq को क्या लिखेंगे 4 पाई रो नॉट r स्क्वायर प्लस अल्फा r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R टाइम्स dr, और डिवाइड में आ जाएगा हमारा r स्क्वायर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, लिमिट्स हो जाएगी 0 टू स्मॉल r, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल और ये r क्यूब कैंसिल। तो ये हो गया मेरा 4 पाई k रो नॉट और 1 प्लस अल्फा r बाय r इंटू डी आर, और इसकी इंटीग्रल 0 टू r। तो यहाँ से E को क्या लिख सकता हूँ मैं, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लिमिट हो जाएगी r प्लस अल्फा r स्क्वायर बाय 2r। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे मैंने रैंडम फंक्शन अज्यूम किया और मैंने यहाँ पर
जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की थियरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो कंप्लीट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही फन वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। और पूरा का पूरा आपका जेई मेन और जेई एडवांस का सिलेबस मैं बहुत ही जल्दी कवर कराने वाला हूँ। वन शॉट सीरीज है, तो एक एक वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर आपके कवर होने वाले हैं। तो आई होप अब समझ में आ गया। सो थैंक यू वेरी मच।